नमस्ते बच्चों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। यह YouTube चैनल विशेष तौर पर आप बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के समय चल रहा है और आप सभी को परीक्षा के लिए तैयारी भी करनी है। और देखा जा रहा है कि कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, तो निस्वार्थ भाव से मैं आप सभी को यहाँ पर पढ़ाई करवाऊँगा। कक्षा 8 के सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा मैं आपको यहाँ पर, और आप सभी भी मेरे साथ में यहाँ पर पढ़ाई करना। जब भी मैं आपको जो भी टाइम दूंगा उस समय आप यहाँ पर आइएगा और वीडियो देखकर आप अपने प्रश्नों को मेरे से पूछिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको उन समस्याओं का हल कराऊंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कक्षा 8 पूर्ण रूप से अपनी पूरी मेहनत से आपको समझाऊंगा। कहीं भी कोई समस्या आती तो मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगा आपको। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगर ये पढ़ाई मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ में इसमें आपको एक ये काम करना पड़ेगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप मेरे से जुड़ जाएं, और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप ये वीडियो को जो मैसेज है आपके पास पहुंच जाए। मतलब वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास में तुरंत ही मैसेज आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाली है, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको आज कौन सा पार्ट पाया है। इसके लिए मेरे YouTube चैनल के पास में नोटिफिकेशन यानी एक घंटी का निशान होगा, उसको दबाना और ऑल पर क्लिक करना। तो जितने भी मेरे नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको मेरे से जुड़ जाओगे आप लोग, और मैं आपको सहायता भी प्रदान करूँगा। आप चाहो तो आप अपनी पुस्तक निकाल दीजिएगा, उस टाइम में मैं अभी आपको विज्ञान ही पढ़ाऊँगा। आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे से जुड़ना। और मैथ्स भी पढ़ाऊँगा आपको मैं यहाँ पर, इंग्लिश भी करवाऊँगा, मतलब वो सारे सब्जेक्ट ही करवाऊँगा जितनी कोशिश होगी मेरे को। और कहीं दिक्कत आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला पाठ, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बात है, ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बुजो अपने चाचा के घर गए। दो नाम हैं, पहली और बुजो, इस अध्याय के अंदर। और वह कहाँ जाते हैं? अपने चाचा के घर पे जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। ग्रीष्म अवकाश का मतलब होता है गर्मी की छुट्टियाँ। उनके चाचा जी एक किसान हैं, और एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। तो इनमें से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जैसे कि आप और हम को भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब हमें अगर जीवन जीना है तो हमें भोजन करना पड़ेगा। सजीव का मतलब है कि मनुष्य और सभी प्राणी सजीवों में आते हैं। हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सारे ये सजीव ही माने जाते हैं, पौधे भी सजीव माने जाते हैं। तो ये बता रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब है साधन क्या है, कि जंतु अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, किस साधन से बनाते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण
ही क्यों करते हैं? ये प्रश्न भी है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे एवं अथवा जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। यानी ये क्वेश्चन जो हो रहा है ऊपर कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, इसका उत्तर नीचे दिया जा रहा है कि आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्या क्या कार्य संपादन करने पड़ते हैं? पाचन करना पड़ता है, जो खाना हजम करना होता है उसके लिए पाचन करना पड़ेगा। श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया के लिए हमें भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इतने सारे लोग रहते हैं धरती पे, तो इसको भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सभी को भोजन की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं आगे। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। इसके लिए अगर सभी को भोजन कराना है तो भोजन का उत्पादन बड़े स्तर पर होना चाहिए। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। अगर पूरे जो भी यहाँ पर अपने धरती पर रह रहे हैं जीव, उनको भोजन कराना है तो उसके लिए हमें नियमित उत्पादन का मतलब है रोज़ उत्पादन करना पड़ेगा, सही समय पर उत्पादन करना पड़ेगा, उचित तरीके से करना पड़ेगा और उचित तरीके से इसका वितरण भी करना पड़ेगा भोजन का। तो अब आ रही है इसमें कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। विचरण मतलब घूमना। वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं व अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कृषि की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। कृषि तो उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ ये स्पष्ट किया गया है इस बारे के अंदर कि 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य क्या है कि घूमते रहते थे, उनके पास में कोई काम नहीं होता था, ये तो ठल्ले थे, मतलब कोई उद्देश्य नहीं था उस समय। ठल्ले का मतलब ये है कि उद्देश्य नहीं था उनके पास में काम करने का, तो इसलिए वह घूमा करते थे। घूम फिर के ही वह अपने भोजन को ढूंढते थे। और भोजन किस प्रकार से था उस समय, जब हम 10,000 ईस्वी पूर्व भोजन किस प्रकार से करते थे मनुष्य, जो भी उनको मिल जाए जंगल में, जैसे कि अगर पशु मिल रहा तो पशु को मार के खा जाते थे उस समय, फल होते तो फल खा जाते थे, सब्जियां कच्ची होती थी वो खा जाते थे, मतलब जो उन्हें मिल जाता था उस प्रकार से। लेकिन क्या हुआ, समय के हिसाब से वह खेती के बारे में उन्हें समझ में आई। उसमें उन्होंने चावल, गेहूँ फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया और जिससे कि कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यहाँ ये अपने बता रहे हैं फसल किसको कहते हैं। कईयों को पता भी होगा फसल के बारे में, जिनको नहीं मालूम है वहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने सभी पौधे गेहूं के हैं। अगर अपने गेहूं उगानी है या गेहूं के उगानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो खेत है, हमारे पास जो जगह है, वहाँ पर हमें गेहूं की फसल उगानी पड़ेगी। और जितने ही उस फसल के अंदर उस खेत में सारे गेहूं के ही पौधे होंगे तो उसको हम कहेंगे गेहूं की खेती। एक ही खेती है वहाँ पर हमारे पास में गेहूं बीज रहे हैं तो गेहूं ही होगी। पूरे खेत में गेहूं है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम गेहूं की खेती की हमने। ठीक है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जी एवं फल। बिल्कुल सही है कि अन्न भी फसल है, सब्जियां भी फसल ही मानी जाएंगी, फल भी फसल हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी उनको बांट देते हैं। जिस मौसम में जो फसल उगानी है, फल के
के मौसम में से आम के समय में तो हमें आम ही उगाने पड़ेंगे, तो हमें आम की खेती करनी पड़ेगी। हरी सब्जियां आएंगी तो फिर हमें हरी सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। बिल्कुल सही बात है कि भारत के अंदर जो जलवायु है वह जलवायु का मतलब हवा पानी जो है हर क्षेत्र में अलग अलग है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न कैसे है? जैसे कि आज हम उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति जोधपुर में रहा है तो वहाँ की खेती अलग प्रकार से हो रही है, बीकानेर में अलग प्रकार से खेती होती है। ठीक है। बाड़मेर क्षेत्र का जो है वहाँ खेती अलग प्रकार से होगी। कश्मीर में जो है खेती अलग प्रकार से होती है। कश्मीर में ठंड ज़्यादा है तो वहाँ की खेती वहाँ के हिसाब से होगी। वहाँ की जलवायु मौसम ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पर उसी प्रकार से खेती होती है। सेब ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, ड्राई फ्रूट ज़्यादा होता है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर आ जाएं, अगर हम जोधपुर राजस्थान के क्षेत्र में आ जाते हैं तो यहाँ पर फसलें अलग प्रकार से बोई जाती हैं। बीकानेर में जैसे मूंगफली ज़्यादा उत्पादन होती है। खारा पानी होने के कारण यहाँ पर जलवायु अलग है। यहाँ पर तो जलवायु अलग होने का मतलब क्या है कि यहाँ की जलवायु अलग प्रकार की है, तो यहाँ पर अलग प्रकार से कृषि होती है। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटते हैं हम। एक कहते हैं खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल किसको बोलते हैं कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। जब वर्षा होती है, जिस समय वर्षा होती है उस समय अगर हम कोई फसल उगाई जाती है जो अनुकूल होती है उस समय, उसको कहते हैं खरीफ की फसल। और भारत में वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? धान उगाया जाता है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये क्या है? खरीफ की फसलें मानी जाती है। और खरीफ की फसल का जो समय क्या माना गया है, जून से सितंबर के बीच का समय खरीफ की फसल का समय है। और जून से ही सितंबर के बीच में क्या होती है? वर्षा होती है भारत में। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल। शीत ऋतु का मतलब है सर्दी। सर्दियों का मौसम कब शुरू हो जाएगा? अक्टूबर से लेकर मार्च तक सर्दी होती है। और इस मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं वह रबी की फसल कहलाती हैं। और इन फसलों में हम कौन कौन सी फसल बो सकते हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण माने गए हैं। इसके अलावा और भी कई दालें हैं और सब्जियां हैं जो गर्मी में उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं। आधारित फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में ही क्यों उगाया जाता है भाई? ये अच्छा प्रश्न है कि धान जो है उसको शीत ऋतु में क्यों उगाया जाता है, सर्दियों में क्यों उगाया जाता है धान को? इसका उत्तर दिया गया है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। मेरा प्रश्न शायद मैं बोलने में गलती भी कर दी हो। मैं ये कह रहा था कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, सर्दियों में क्यों नहीं उगा सकते धान को? क्योंकि धान के हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी कब होगा? वर्षा ऋतु में होगी। वर्षा जब पड़ेगी तब पानी हमारे को मिलेगा। और वर्षा कब होगी? वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा होगी तब हम धान उगाएंगे, क्योंकि धान में हमें पानी अधिक चाहिए होता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पत्तियाँ जो आगे दिए गए हैं। कौन कौन सा क्रियाकलाप है? मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है, खाद एवं उर्वरक तैयार करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ेगी, हमें खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी, भंडारण करना मतलब किस इकट्ठा करना पड़ेगा फसलों को। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी तैयार कैसे करें। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे मतलब यहाँ पर हमें प्रक्रिया बताई जा रही है कि फसल कैसे उगाते हैं। कई जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कृषि कैसे की जाती है, और जिनको नहीं पता वो हम यहाँ आज उसका अध्ययन करेंगे। तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या है कि मिट्टी कैसे तैयार करेंगे?
कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला तो समझते ही हो, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाएंगी, मिट्टी पोली होगी, हम उसमें बीज डालेंगे तो वो जड़ ज़मीन के नीचे तक जाएगी। तो जड़ मजबूत होने से क्या है कि कृषि अच्छी होगी। जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में दसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो इसका उत्तर है कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है और यह पलट कर पोला करते हैं। केंचुए और जो ये मिट्टी को पोला कर देते हैं। जितना मिट्टी पोली होगी, जड़ें मजबूत होंगी। हम जानते हैं तो मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन है कि मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है जी? कि आपकी मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। जो ऊपर पर मिट्टी की परत होती है वह क्या होती है? पौधे में वृद्धि करने में सहायक होती है, उसको बड़ा करने में सहायक होती है। इसे उल्टने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना, पलटना और पोला करना फसल उगाने का एक महत्वपूर्ण है।